नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां पर जहर उगल रही फैक्ट्रियां। जी हां, रायगढ़ के औद्योगिक जिले में उद्योग स्थापना के बाद यहां स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के रहवासियों सहित शहर के आम जनों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान हुआ है। आज जिस तरह के औद्योगिक प्रदूषण की भीषण मार जिले के आम नागरिकों को झेलना पड़ रही है, पर्यावरण या उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर न केवल जिला प्रशासन बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। जिले में स्थापित अधिकतर पावर प्लांट हैं जो कोल बेस्ड हैं, जिनसे भारी तादाद में राख निकलती है और गर्मियों के मौसम में हवा के साथ लोगों के घरों और शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इससे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ कुंजेमुरा, पाता, रेगांव, बांधापाली के ग्रामीण खासे परेशान हैं। साथ ही मुख्य मार्ग तमनार, हुकरा डीपा के राहगीर सहित डोलेसारा, रोडापाली, मुंडा गांव, सराय टोला के ग्रामीण भी फ्लाई ऐश युक्त धूल से परेशान हैं। 5 से 7 सालों से हर साल इस तरह की स्थिति का सामना ये लगातार करते आ रहे हैं। हर साल जिले के घरघोड़ा तहसील में स्थित टीआरएन उद्योग के आसपास के गांव हैं। इसे लेकर पर्यावरणविद राजेश त्रिपाठी का कहना है कि कई कंपनियों से निकली राखड़ युक्त धूल भरी आंधी के अलावा बारिश में ग्रामीणों के खेतों में भी राख जम जाती है, जिससे किसानों की खड़ी फसल खराब हो जाती है। जिंदल द्वारा जो फ्लाई ऐश डाला गया है और थोड़ा कहीं ना कहीं हवा वगैरह जब करता है तो हमारा पूरा क्षेत्र प्रदूषण से दूषित हो जाता है। लोगों को चलने में बड़ा दिक्कत होता है। कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जिसके शरीर में चिपक रहा है, आँख में राखड़ का धूल आ रहा है। को रायगढ़ जिले के तमनार और घरघोड़ा में जो औद्योगिक क्षेत्र है, खासतौर से सड़क का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है और फ्लाई ऐश का मुद्दा है, जिस पर उनको जांच करना था। और एनजीटी टीम द्वारा रायगढ़ जिले के जहां जिंदल पावर और सरसमाल गारे 4x123 की जांच की गई, वहीं घरघोड़ा तहसील के अंदर टीआरएन कंपनी के फ्लाई ऐश के मामले को भी लेकर जांच की गई है और उसका प्रतिवेदन रिपोर्ट कुछ ही दिनों में एनजीटी में जमा होगा और उसके बाद एनजीटी जो है वो सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में उस कंपनी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ में जहर उगल रही हैं फैक्ट्रियां, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी नितिन सिन्हा, उनसे जानते हैं। नितिन, रायगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, चर्चाओं में आ गया है। हर बार यहाँ पर ग्रामीण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं क्योंकि कोल माइंस यहाँ बहुत ज्यादा हैं, उद्योग यहाँ लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो पर्यावरण है, उसका ध्यान यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। नितिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैडम। नितिन, रायगढ़ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जहां पर ग्रामीण यहाँ पर खासे परेशान हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि अब तो यहाँ का पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, विडंबना कर सकते हैं कि सत्ता बदल गई लेकिन तमनार के हालात नहीं बदले। पहले भाजपा से विधायक थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे प्रदूषण से लोगों को राहत मिल पाए। अभी वर्तमान में चक्रधर सिंह सिदार जी कांग्रेस से विधायक है, वो चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठाते रहे कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा क्षेत्र में उद्योग प्रदूषण को कम करूंगा, परंतु ऐसे हालात अभी तक दिख नहीं रहे हैं। आज भी वही समस्या बनी हुई है, ग्रामीण बेहद परेशान है। फ्लाई ऐश डस्ट जो राख है
उसके विषैले तत्व धूल में उड़ करके सामने लोगों तक फैल रहे, खेतों में, गाँव तक इनका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुख्य परेशानी यहाँ पर किस तरह की, क्योंकि कभी ये कहा जाता है कि अगर उद्योग नहीं होगा तो लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे, वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन जब उद्योग लगता है तो जो गाइडलाइन है उसका पालन कभी नहीं किया जाता है। नितिन जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उद्योग लगने से पहले तो वादे बहुत सारे किए जाते हैं, परंतु उद्योग लगने के बाद ना तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, ना पर्यावरण के लिए जो आवश्यक मापदंड है, नियम है, उनका पालन उद्योग के लोग करते हैं। उद्योग प्रबंधन हमेशा यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि जितने भी उद्योग स्थापित हैं वो फ्लाई एश डस्ट जो है वो खुले में ही फेंकते हैं या नदियों के किनारे डाल देते हैं, जिससे नदी का पानी, खेत, खलिहान, तालाब सब प्रदूषित हो जाता है। किस तरह का प्रदूषण यहाँ पर हो रहा है नितिन, जिससे आम जनता यहाँ पर परेशान हो रही है? पर्यावरण यहाँ पर जो है उसका जो आकलन है, उसकी जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लोगों को यहाँ पर तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आखिर क्या वजह आ रही है सामने? वजह सिर्फ यही है कि ना जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं क्षेत्र के, ना प्रशासन कभी ध्यान देता है। प्रदूषण की स्थिति आज यहाँ ये है कि लोगों में 30% लोगों को कैंसर की ऐसी घातक बीमारी हो रखी है, स्किन कैंसर, टीबी की बीमारी और इसके अलावा दमा वगैरह जितनी भी भयंकर बीमारियां वो प्रदूषण के कारण यहाँ हो रही है। बिल्कुल नितिन, ये एक गांव नहीं है। यहाँ की अगर बात की जाए तो रायगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो जो उद्योग लगे हैं वहां पर क्यों गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है? आपको रोकती हूँ मैं। नितिन, हमारे साथ जुड़ गए हैं सविता रथ जो पर्यावरणविद हैं, उनसे बात करते हैं। सविता रथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार, शुक्रिया। सविता जी, रायगढ़ एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यहाँ पर उद्योग जो लगे हैं उनकी जो गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ अब पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही घरघोड़ा तहसील में स्थित TRN उद्योग के आसपास में जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो खासा इससे प्रभावित नजर आ रहा है। जी देखिए, यह रायगढ़ की नियति ही अब बन चुकी है कि जिस तरीके से अभी अगर हम देखें कि पिछले जनवरी से अभी तक आठ मतलब कि उद्योगों को जन सुनवाई करवाया गया है कोरोना काल में जब रहा। वहीं पे अगर हम देखें तो एक कोयला खदान की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पूर्व में भी यहाँ पे 10 कोयला खदान और कम से कम 350 से ज्यादा के यहाँ पे उद्योग छोटे बड़े लग चुके हैं। यह अभी पिछले हमारे यहाँ के विधानसभा में यह सवाल उठाया गया था जिसमें जवाब आया है, और यहाँ लगातार पर्यावरणीय मुद्दों को लेके केवल विकास के नाम से यहाँ विनाश हो रहा है पर्यावरण को लेके। न ही यहाँ जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, न ही यहाँ जिला प्रशासन जिम्मेदार है। केवल उनको एक ही चीज की दिलचस्पी है कि वो कैसे भी करके उद्योग को लगाएं, और उनकी कोई भी मूल्यांकन सिस्टम नहीं है रायगढ़ के अंदर। और न ही इस मामले पे कई बार जन सुनवाइयों में हो, चाहे अन्य मुद्दों से, अन्य माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों के द्वारा लगातार ये मुद्दे पे बात करते रहे, लेकिन जिला पर्यावरण अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे नेता मंत्री हो, किसी ने भी रायगढ़ के जल जंगल जमीन, जिस तरीके से कृषि नुकसान हो रहा है, वन्य जीव की मृत्यु हो रही है, और वहाँ के जो बीमारियां फैल रही हैं, चाहे सिलिकोसिस का मामला हो, दमा का मामला हो, खुजली का मामला हो, आंखों के रोशनी का और बाल झड़ने का मामला हो, इसमें किसी किस्म की भी इन्होंने कोई जांच नहीं किया है। आपको बता दूं कि अभी पिछले 15 दिन पहले NGT की टीम आई हुई थी, और यही TNR कंपनी के आसपास उन्होंने जांच करके बताया कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। वहीं पे जिंदल फ्लाई एश डाइक का भी जांच हुआ था। इस तरीके से यहाँ के जो वहाँ फ्लाई एश बिखरा पड़ा है, यह कहीं न कहीं यहाँ के पर्यावरण के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन और आपको बता दूं कि वन्य जीव और कई किस्म के जल जंगल जमीन के प्रदूषण का बड़ा कारण है। लेकिन इस पर कोई व्यापक पैमाने पे अभी तक कोई ना तो जांच हुई है, न किसी कंपनी को सजा हुई है, न कि कोई कंपनी बंद किया गया है। बिल्कुल सविता जी, तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंसान को कितना नुकसान हो रहा होगा इसका आकलन हम लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण में साफ तौर पर वो जो राख है वो दिखाई दे रही, हवा के माध्यम से वो लोगों के
सांसों में जा रही है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, घरों में जमा हो रही है, खेतों में जमा हो रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन किसी भी जिम्मेदार का ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा है। एक तरफ हम क्षेत्रों को विकसित करने की बात करते हैं, उद्योग लगाते हैं, गाइडलाइन का पालन करने की बात करते हैं, ग्रामीणों को रोजगार देने की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात के साथ में अब हम पर्यावरण को भी बेहतर बनाने की बात करते हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखते हैं तो ये तमाम चीजें जो है वो झूठी साबित होती हैं। जी मैडम, आपको बता दूं कि यहाँ पर्यावरण विभाग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना तो कोई डिस्प्ले बोर्ड है, ना ही यहाँ के कोई भी मापक या कोई ऐसा रिसर्च सार्वजनिक नहीं किया गया है। चाहे वो केलो नदी का मामला हो, चाहे फ्लाई ऐश से आसपास के ग्रामीण, केवल गर्मियों में राख उड़ने की बात नहीं है, बारिश में राख डैम का टूट के भी खेतों तक चला जा रहा है, जिसमें पूर्ण क्षेत्र जो है वो बंजर होते जा रहा है, एक बड़ा रकबा। आपको बता दूं कि 2000 से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अभी तक कम से कम 40,000 हेक्टेयर यहाँ की वन भूमि जो है गैर कृषि कार्य में चला गया है। सविता जी, आपने कभी जिम्मेदारों से बात नहीं करी नहीं होना, और यहाँ के महुआ हो, चार हो, वन्य फल, वन्य बीजों के जो नुकसान हो रहा है, कई सारी विलुप्त प्रजातियां अभी सामने आ गई हैं। वहीं पे खेती बहुत बड़ा घाटे का सौदा और जहरीला खेती के रूप में पलट रहा है। सविता जी, जमीनें बंजर हो रही है, कहीं पंजाब जैसा ना हो जाए। सविता जी, आपने कभी जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की? हम सतत, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात हो, चाहे यहाँ के पर्यावरणीय जन सुनवाइयों में विधिवत हम लोग लिखित और मौखिक लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के साथ साथ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक हम मामला लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए स्थानीय स्तर पे, जिस तरीके से लोगों को ये क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधियों को बात रखनी चाहिए, तो अगर आप देखेंगे सारे जनप्रतिनिधि अपना समर्थन ऐसे जन सुनवाइयों में करते रहे हैं विकास के नाम से। लेकिन जैसे जन सुनवाई शाम 5 बजे के बाद खत्म होती है, सबकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और रह जाते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, आदिवासी समाज है। पेशा कानून का भी सीधा सीधा उल्लंघन यहाँ किया जा रहा है। और वहीं पे अगर हम देखें तो सामुदायिक वन अधिकार पट्टे के प्रभावित क्षेत्र के हो, चाहे आपका 1975 का आपका वन्य जीव संरक्षण मामला हो, ये तमाम चीजों को धाता बताते हुए इनके पास न कोई मूल्यांकन है, न ही इनके पास कोई योजना है। ये शिकायतें तो लगातार रह रही हैं, लेकिन वो शिकायतें का कोई खास मतलब की परिणाम नहीं आ रहा है। केवल वही परिणाम आ रहा है जो हमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल माननीय कोर्ट तक हम जा रहे हैं या हाई कोर्ट तक जा रहे हैं। बाकी वो व्यक्तिगत होता है, हमारी अपनी मतलब की रुचि और लोगों के दिक्कतों के साथ समुदाय जा रहा है, समुदाय आवाज उठा रही है। लेकिन जिन्होंने जिम्मेदार उठाई, चाहे वो सरकार के अंदर के लोग हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी ने भी इस मुद्दों को उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं उठाया है, न ही कोई सवाल उठ रहा है। सविता जी, अगर पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जान को खतरा हो रहा है तो ऐसे में उस उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। एनजीटी की टीम आती है, आप खुद इस बारे में जानकारी दे रही है कि कुछ दिन पहले एनजीटी की टीम यहाँ आई थी, तो क्या एनजीटी की टीम ने इन तमाम चीजों को नहीं देखा था? और अगर देखा था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी इसको लेकर? ये सवाल तो देखे मैडम, ये सवाल तो सीधा प्रभावित ग्रामीणों ने, तमनार का हो, चाहे घरघोड़ा टीएनआर का मामला हो, चाहे आपका धर्मजागढ़ के कोयला खदान का मामला हो, जहां जहां यह टीम गई वहां ये सवाल अपने आप आया। और आपको बता दूं कि एनजीटी की जो टीम आई थी वो चोरी छुपे आई थी और इन्होंने कोई भी मीडिया से सीधी बात नहीं किया था, न ही स्थानीय प्रभावितों से किया था। ये अपने तरीके से मूल्यांकन किए थे। वो तो हमारे थोड़े से अच्छे यहाँ वहाँ से थोड़े पता चला तो हम जबरदस्ती उनसे अपनी बात रखने, लिखित और मौखिक व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने गए थे। तो अगर आप कोर्ट से भी अगर लोग आए और वो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से वो अपनी बात नहीं रखे कि क्या देखा उन्होंने, क्या कार्रवाई करेंगे, यह सवाल तो अभी सबके मन में है कि जितने भी चाहे आयोग हो, कोर्ट हो, चाहे सरकार के अंदर जो विभाग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, इन चारों स्तंभों को मीडिया के साथ सतत बात करनी चाहिए थी, लोगों को जानकारी देनी चाहिए। तो यह सवाल तो अभी मान के चलिए कि अभी लगातार सबके मन में है। जी, जब आपने ये सवाल एनजीटी के लोगों से उठाया था, उनकी टीम से उठाया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा कि देखिए हम सरकार के लोग हैं और हाँ जी, हेलो,
हाँ सविता जी अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी अभी अनुमति मिली हुई है पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण मंडल से, हम उसमें किसी भी परियोजना को रोक नहीं सकते हैं, ऐसा हमारा है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि लोग गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन वो कौन सी गाइडलाइन है जो सार्वजनिक हो, और वो कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जिसको एनजीटी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो सब नतमस्तक हो रहे हैं। यह बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतने गंभीर मुद्दों को जिस हद तक यहाँ पे प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको लिए कोई व्यापक पैमाने पे ठोस कदम अभी तक नहीं उठाना, यह यहाँ आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ के जंगली जानवर महासमुंद से लेकर गरियाबंद तक भाग रहे हैं। तो यहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के जंगलों में केवल प्रदूषण है, जमीन में प्रदूषण है, पानी जहरीला है। तो इसमें गर्भवती महिला से लेके आपका 90 साल के बुजुर्ग तक का जीवन पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। बिल्कुल इतनी फिर भी मजेदार चीज यह है कि यहाँ धड़ल्ले से जन सुनवाइयां करा के स्थापना और विस्तार उद्योगों का और खदानों का किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कड़ी कार्यवाही इन उद्योगों पर नहीं होती है जो लोगों की जान के साथ और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करती है। देखिए उसमें कार्रवाई नहीं होने से कहीं न कहीं लोगों के बीच में निराशा है, कहीं न कहीं उनको न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वसनीयता घटी है और लोग मतलब कि कतराने लगे हैं। अब क्या है कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े से कोर्ट तक जा सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, वो तो चले जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रिसर्च, बड़ा अध्ययन की वो जो आदिवासी समुदाय है, जो उनके जो खेती है, पारंपरिक वनोपज संग्रहण का मामला हो, महिला रोजगार का मामला हो, चाहे उनके हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, इन तमाम चीजों पे कहीं भी प्रदूषण के जिस तरीके से प्रभाव के कारण अगर आप देखें, जिस तराईमाल जन सुनवाई बंजारी स्थल को किया गया है, वहाँ लगभग 2 फरवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ जन सुनवाई, 5 को हुआ, 10 को हुआ, 24 को हुआ, मार्च में उस तरीके से पूरी हर 2 दिन के अंदर जन सुनवाइयां कराए। अगर हम देखें तो पूंजी पथरा इंडस्ट्रियल पार्क में इंजीनियरिंग कॉलेज, उद्योगों के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित है। वहीं पे अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर के रेडियस में पूंजी पथरा थाना है, कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस में 25 आंगनबाड़ी, 16 माध्यमिक शाला, 2 हाई स्कूल और लगभग वहाँ पे 56 प्राथमिक शाला के बच्चे हैं जिनके मिड डे मील तक भी उड़ रहा है फ्लाइयर, और वो फ्लाइयर्स के ढेर में ये बच्चे तराईमाल में पढ़ रहे हैं। लेकिन विगत 2021 जनवरी से लेके अभी कल 31 मार्च तक लगभग 8 जन सुनवाइयां सरकार ने जबरिया वहां कराया है इस कोरोना काल में। तो जिस तरीके से सही रिपोर्ट यहाँ के विभाग के लोग नहीं दे रहे हैं, ये वास्तव में बेहद खतरनाक और चिंतनीय विषय है और कहीं न कहीं न्याय प्रणाली से विश्वास हटने की बात है। सविता जी आपको रोकती हूँ, हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ नमस्कार जी। राजेंद्र जी, रायगढ़ की आज हम बात कर रहे हैं जहां पर उद्योग तो धड़ल्ले से लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां के ग्रामीण अब परेशान हो रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी देखिए, अभी विधानसभा का जो सत्र चला था उसमें हमारे रायगढ़ के विधायक माननीय प्रकाश नायक जी ने बड़ी प्रमुखता से पर्यावरण और औद्योगिक जो अव्यवस्था है उसको लेके बड़ी गंभीरता के साथ में मुद्दा उठाया था और सरकार भी गंभीर है इस विषय को लेके और कुछ प्रारंभिक रुझान आने शुरू हुए हैं उनके द्वारा ध्यान आकर्षण करने के बावजूद भी। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों की उदासीनता कहीं न कहीं परेशानी का सबक हम रायगढ़ वासियों के लिए बन रही है। सर आप गए हैं इन तमाम गाँव में, आपने जाकर स्थितियों को देखा है कि किस तरह के जो उद्योगों की राख है वो यहाँ पर हवा के साथ उड़ रही है, लोगों के शरीर में जा रही है, बारिश से उनके शरीर में जा रही है, खेतों में राख बिछी हुई है, घरों में हो, रोड पे हो, हर जगह वो राख देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जानवर वहाँ पर नहीं है, वन्य जीव वहाँ पर नहीं है। देखा हूँ और काफी कठिनाई में जी रहे हैं जो लोग प्रभावित गाँव हैं, जो प्रभावित गाँव की जनता है उनको काफी असुविधा हो रही है और बहुत जल्द इसका निदान
उपाय ढूंढने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और ऐसा पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इससे ग्रामीण जनता को निदान मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? उद्योग अगर लगता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइनें होती है। अगर पर्यावरण और लोगों को नुकसान हो रहा है तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी उन उद्योगों के ऊपर, या प्रबंधन पर नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, कार्रवाई होनी भी चाहिए और कार्रवाई होती भी रही है, बीच बीच में अभी भी हो रही है कार्रवाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमी है उसको और प्रमुखता से आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं जनता को कि बहुत प्रमुखता से, बहुत गंभीरता से इसमें क्या बोलना चाहिए, हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों का भी जो सहयोग मिल रहा है तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम सामने आएगा। थोड़े से वक्त का इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। सर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? आप दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, एनजीटी की टीम यहाँ पर आती है चोरी छुपे, मीडिया से वो बात नहीं करती है, किसी तरह की जानकारी नहीं देती है। उद्योगों पर किस तरह की कार्रवाई हुई? कुंजेर मुरा की बात कर लूं, मैं पाता की बात कर लूं, रेव गांव की बात कर लूं, बांधापाली की बात कर लूं, ये तमाम ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो तमनार हुकरा डीपा के जो राहगीर है, जो रोड है, वहां पर ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। डोले सेरा हो, रोडापाली हो, मुंडा गांव हो, सराय टोला हो, यहाँ के ग्रामीण जो है वो फ्लाई एश युक्त धूल से परेशान हो रहे हैं। तो उद्योगों पर कार्यवाही किस तरह की हुई? मतलब जो कानूनी रूप से जो मतलब वो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस दिया जाता है, जुर्माना किया जाता है और एफआईआर भी दर्ज हुई है उद्योग प्रबंधन के ऊपर में। जैसे अभी एक हमारे रायगढ़ के नजदीक का मामला है, उसकी फ्लैग को लेकर कुछ गांव वाले आंदोलन में भी बैठे हैं। तो ऐसा है मैडम कि जो कानून में प्रावधान है उस कानून की तहत जो भी कार्रवाई यथासंभव होती है और जागरूक जनता के द्वारा और जागरूक जो पत्रकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके द्वारा समय समय पर निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाया जाता है प्रमुखता से, लेकिन बावजूद उसके कमियां हैं और उसमें और भी ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा सा और उसमें दमदारी के साथ में एक्शन लेने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और निश्चित रूप से हमारी सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी आपको परिणाम इस विषय में ला के दिखाएंगे। सर आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि समय अब कम है मेरे पास में, आखिरी सवाल है सर मेरा कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर इस बात को समझा जा सकता है कि आम इंसान नहीं रह सकता है। पर्यावरण कितना प्रदूषित हो चुका है, कितना वहाँ पर जहर हो चुका है। इन तमाम चीजों को देखने के बाद भी अगर सख्ती से अगर यहाँ कार्रवाई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमियां हैं तो फिर से एक बार उसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं, एक बार समीक्षा करके आपने कब बहुत तक यहाँ के ग्रामीणों को राहत मिल पाएगी और कब तक वो एक आम नागरिकों की तरह एक स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन जी पाएंगे? जी मैं अभी तो आपको खाली इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम बहुत गंभीर हैं और हमको थोड़ा सा समय मिलेगा, हम आपको परिणाम भी ला के दिखाएंगे और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे वो हमारे सरकार तंत्र से हो, चाहे उद्योग तंत्र से हो या और भी किसी रूप में हो, सबके ऊपर में गंभीर कार्रवाई और कठोर कार्रवाई करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जल्द से जल्द आपको परिणाम दिखेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उन उद्योगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई होगी जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर में होनी है वो बहुत जल्द होगी। इस दिशा में प्रयास और कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे राजेश भारद्वाज, कांग्रेस नेता, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है हमारे चैनल के माध्यम से कि उन उद्योगों पर, उनके प्रबंधन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरण और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं, जांच की बात जरूर की जाती है, लेकिन जब परिणाम की बात सामने आती है तो वो परिणाम हमेशा शून्य ही नजर आता है। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां पर उद्योग तो लगाए गए हैं लेकिन उद्योगों से लोगों को रोजगार नहीं बल्कि बीमारियां मिल रही हैं। पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है और ऐसे में अब सवाल उठता है कि दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन जब कार्यवाही की बात आती है तो क्यों समय मांगा जाता है। अलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।